हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं क्लास टेन का हिंदी विषय हिंदी जो है हिंदी ए को डिस्कस करवाने जा रहा हूँ, जो सत्र 2024-25 सेशन जो है 2024-25 के लिए है। यहाँ पे जो मॉडल सेट आया हुआ 2025-24-25 के लिए न्यू मॉडल सेट है। यहाँ पे देखिए कि टोटल जो मार्क्स होगा वो 80 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा। टोटल 80 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे जो है इसमें जो है और भी निर्देश दिए गए हैं। टोटल जो है यहाँ पे समय 3 घंटे का होगा। 3 घंटे का जो एग्ज़ाम में पेपर होता है वही डिस्कस करवाने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए सामान्य जानकारी भी दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए क्या क्या सामान्य जानकारी दिया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है क्या, ये देखिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि लिखा हुआ है क्या, खंड का में प्रश्न संख्या 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। मीन्स यहाँ पे जो है 1 से लेकर जो 30 है, 30 क्वेश्चन तक ये जो होगा एमसीक्यू होगा। और इसमें जो है प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प का चयन करना इसमें, और प्रत्येक प्रश्न का जो है वो 1 अंक आपको मिलेगा। अगर आपका आंसर जो है वह सही होगा तो 1 अंक जो है आपको मिलेगा। चलिए दोस्त, आप जानते हैं कि इस चैनल पे मैं डेली का डेली 3-4 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और जो परीक्षा की दृष्टि से जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी प्रश्न जो है वो मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेकर आता हूँ। बहुत ही एग्जाम में ये आने वाला क्वेश्चन होता है, बहुत ही वायरल क्वेश्चन होता है, बहुत ही ज़्यादा समझ लीजिए कि इतना इम्पोर्टेंट होता है कि डायरेक्ट इससे क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन यही देखने को मिलेगा। और यहाँ पे और भी जो है वो बहुत सारा, हम आगे आने वाले वीडियो में बहुत सारा जो है वो ऐसा ऐसा क्वेश्चन लाऊंगा कि जो यहाँ पे डायरेक्ट जो है एग्ज़ाम में या फिर उससे हूबहू क्वेश्चन मिलेगा या फिर जो है उसके कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चन मिलेगा। चलिए फिलहाल वीडियो को बिना कुछ देर किए हुए हम एक एक करके क्वेश्चन को देख लेते हैं कि आज के मॉडल सेट का जो क्वेश्चन है वो किस तरह का क्वेश्चन है और ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए बिना कुछ देर किए हुए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं, आते हैं वीडियो में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन संबंधित है वो अपठित बोध से है। अपठित बोध से है। लिखा हुआ है क्या, निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। मीन्स यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को पढ़कर हमें प्रश्नों का उत्तर जो है वो देना है। लिखा हुआ गद्यांश में, चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें अपने खान पान, दिनचर्या और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। चलिए स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। अगले पेज पर जो है और पैसेज में लिखा हुआ जो लाइन है वो अगले पैसेज में है, अगले पेज पे है, तो इसको देख लेते हैं। लिखा हुआ है, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद अच्छे स्वास्थ्य का मुख्य स्तंभ है। इसके अतिरिक्त तनाव से बचना और सकारात्मक सोच रखना भी स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायक होता है। स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे दैनिक कार्यों और उत्पादकता से होता है। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक सक्षम होता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोग अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। देखिए ये जो था हमारा पूरा पैसेज था, पैसेज को लाइन बाय लाइन हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न हैं, उस प्रश्नों का उत्तर देने का हम एक एक करके प्रयास करेंगे। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर किस तरीके से यहाँ पे एक एक करके दिया हुआ क्वेश्चन क्या क्या है, इस पैसेज से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं।
चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है स्वस्थ जीवन जीने के लिए गद्यांश में किन मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया हुआ है संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है। तो स्वास्थ्य का जो सीधा संबंध है ऑप्शन बी में दिया हुआ है दैनिक कार्यों और उत्पादकता से। यही देखिए पैसेज में लिखा हुआ था डायरेक्ट, और इसका आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 नंबर। लिखा हुआ तनाव से बचने के लिए गद्यांश में क्या उपाय सुझाया गया है। तो तनाव से बचने के लिए जो है गद्यांश में सकारात्मक सोच रखना, ये उपाय जो है सुझाया गया है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करने का क्या परिणाम हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में ही लिखा हुआ है, जो हम पैसेज में पढ़े थे वही डायरेक्ट लिखा हुआ है। दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो संबंधित है क्या पद्यांश से। लिखा हुआ है क्या पद्यांश से संबंधित है। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। चलिए देख लेते हैं पद्यांश में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ नारी है शक्ति, नारी है ज्ञान, नारी के बिना अधूरी है सृष्टि महान। इसके बाद जो है अगले पेज पे लिखा हुआ है। अगला पेज को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा फिट कर लेते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। चलिए उसके बाद देखते हैं ये पढ़ के क्या लिखा हुआ है। नारी है सृजन की अद्भुत पुकार, संघर्षों से आगे बढ़ती है नारी, हर बाधा को वह सरलता से हारी, समर्पण साहस धैर्य का प्रतीक, नारी के बिना जीवन है अधूरा अधीर। और आगे पैसेज में और आगे लिखा हुआ ये पद्यांश आगे भी लिखा हुआ है, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। और सम्मान दो नारी को, पहचान दो उसके सपनों को भी उड़ान दो, नारी है प्रकाश, नारी है जीवन, उससे ही है यह जगत स्पंदन। चलिए हम ये पद्यांश को पूरा पढ़ लिए। अब एक एक करके जो है इस पद्यांश से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको देखते हैं और देखते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। चलिए पद्यांश जो है वो देखते हैं इससे संबंधित क्या फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट है पद्यांश का क्वेश्चन, देखते हैं। लिखा हुआ है पद्यांश के अनुसार नारी के बिना क्या अधूरी है। तो पद्यांश के अनुसार जो है नारी के बिना सृष्टि अधूरी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है नारी को किसका प्रतीक बनाया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे नारी को जो है ऑप्शन नंबर बी में ही दिया हुआ है, नारी को समर्पण साहस और धैर्य का प्रतीक बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है क्या देख लेते हैं। पद्यांश में नारी को किन गुणों से संबोधित किया गया है। तो पद्यांश में नारी को स्नेह, करुणा और सृजन, जो ये गुण हैं इससे संबोधित किया गया है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है नारी के स्वप्नों के लिए क्या आग्रह किया गया है। तो नारी के स्वप्नों के लिए यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन बी में ही लिखा हुआ है उन्हें उड़ान देने का जो है आग्रह किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे खंड खा है। अगला क्वेश्चन जो है वो खंड खा में दिया गया सारा क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन जो होंगे खंड खा के वो व्याकरण से संबंधित होंगे, व्याकरण से संबंधित प्रश्न होंगे। इसमें देखिए लिखा हुआ है कुछ इंस्ट्रक्शन में निर्देश दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए।
यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 व्याकरण से संबंधित पहला क्वेश्चन। और यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चन है उसमें से 9 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ क्या, सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुनें कि इनमें से ऑप्शन में कौन सा जो है वो सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चा रो रहा है तो यहाँ पे कर्म है ही नहीं, तो सकर्मक क्रिया नहीं, अकर्मक क्रिया है। पक्षी उड़ रहा है तो ये भी अकर्मक है। चंद्रमा चमक रहा है तो ये भी अकर्मक है, कर्म का अभाव है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है, मैं खाना खा रहा हूँ, तो खाना खा रहा हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये सकर्मक क्रिया है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में मुख्य अंतर क्या है। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में जो मुख्य अंतर होती है वो यहाँ पे कर्म की आवश्यकता में, ये होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मीन्स कर्म जो होता है ना, वही दोनों में क्या होता है, अंतर करता है। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है और अकर्मक क्रिया में कर्म का अभाव होता है, ठीक है ना, कर्म नहीं होता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है। देखिए आ भी गया क्वेश्चन, इसलिए बोलते हैं कि आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और एक एक क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन या फिर आगे आने वाले क्वेश्चन से संबंधित होता है, उसका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है अगर एक एक करके वीडियो को देखेंगे तो। लिखा हुआ सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है, तो अभी हम तुरंत से पढ़े कि सकर्मक क्रिया में क्या होता है, एक कर्म तो होता ही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया पद का उपयोग हुआ है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग हुआ है, तो देखेंगे कौन से पद में जो है क्रियापद का उपयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी का आंसर नंबर ए हो जाएगा। बच्चा दौड़ रहा है, इसमें जो है वो क्रियापद का उपयोग हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा हुआ, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ पत्र शब्द का एक अर्थ नहीं है। पत्र शब्द का एक अर्थ क्या नहीं है, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए पत्र का मतलब होता है पत्रिका, पत्र का मतलब पत्ता भी होता है, पत्र का मतलब चिट्ठी भी होता है, लेकिन पत्र का मतलब पुस्तक नहीं होता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है क्या, मुख शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है। मुख शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है, तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है चेहरा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं क्या है। चलिए देखते हैं क्या है 15 नंबर क्वेश्चन। लिखा अव्यय शब्द की परिभाषा क्या है। अव्यय शब्द की परिभाषा क्या है, अव्यय किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन सी में ही लिखा हुआ है कि जो अपनी स्थिति या रूप में कभी बदलाव नहीं लाता या फिर कभी नहीं बदलता, मतलब जो अपनी स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता उसे ही अव्यय कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। वह जल्दी आया वाक्य में जल्दी शब्द किस प्रकार का अव्यय है, तो ये किस प्रकार का अव्यय है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जल्दी जो है वो यहाँ पे देखेंगे कालवाचक अव्यय है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा, अच्छा इसमें एक चीज़ और, यहाँ पे देखेंगे एक और ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे कि जल्दी जो है जल्दी यहाँ पे क्रिया विशेषण है ना, यहाँ पे क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्रिया विशेषण अव्यय। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी जो हो जाएगा वो क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। चलिए जो क्रिया की विशेषता बता रहा है, यहाँ पे लिखा है ना जल्दी आया, तो आना जो है क्रिया है और यहाँ पे जल्दी जो है वहाँ पे क्या होगा,
क्रिया विशेषण अव्यय होगा, क्रिया की विशेषता बता रहा है, आना तो है लेकिन कैसे, जल्दी आना है, तो यहाँ पे क्रिया की विशेषता बता रहा है इसलिए क्रिया विशेषण होगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है 17 नंबर, राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है। राजमहल शब्द में किस प्रकार का समास है, ये राजमहल शब्द जो है किस प्रकार का समास है ये बताना है। तो यहाँ पे अगर विग्रह करेंगे तो होगा क्या, राजा का महल, राजा का महल। तो यहाँ पे देखेंगे राजा का महल मीन्स संबंध बता रहा है, तो यहाँ पे ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास में ही होता है संबंध। अगर ये कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है तो ये तत्पुरुष में से आता है, ये कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे राजा का महल, तो ये तत्पुरुष समास के भेद में से आता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है क्या, देखते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। बहुव्रीहि समास में किस प्रकार के पद होते हैं। तो देखेंगे ऑप्शन में, बहुव्रीहि समास में जो समास का अर्थ दोनों पदों से अलग होता है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, समास के जो पद होते हैं उन दोनों से अलग होता है इसका अर्थ, मीन्स समास का अर्थ जो होता है दोनों पदों से कुछ अलग होता है, ठीक है ना। जैसे अगर यहाँ पे बोलेंगे गजानन, गजानन, तो गजानन में क्या हो जाएगा, गजानन में क्या हो जाएगा, गजानन मीन्स जिसके आनन है गज के समान, गज के समान मीन्स हाथी के समान जिसके मुख हैं, तो उसको किसको, वो किसको संबोधित करेगा, तो गणेश जी को संबोधित करेगा। तो इस तरह से देखिए गजानन बोले लेकिन इसमें जो है एक अलग जो है अर्थ आ रहा है, गजानन का मतलब होता है गणेश। तो ये जो है समास का अर्थ जो होता है वो दोनों पदों से भिन्न होता है, नहीं तो गजानन से मिला नहीं तो किसी से मिला, ये इसका अर्थ जो हो गया गणेश हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूँगा। इस वाक्य में किस प्रकार, इस वाक्य का प्रकार क्या है, मतलब यह कौन सा किस प्रकार का वाक्य है, सरल वाक्य है कि मिश्र वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि विशेष वाक्य है, यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए संयुक्त वाक्य है, क्योंकि ये और से जोड़ा गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है और, तो और से जोड़ा गया इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। दो सरल वाक्य को जब एक यहाँ पे ये सब जो है कंजक्शन से जोड़ा जाए, है ना, तो उसको बोलते हैं कंजक्शन मीन्स संबंध बोधक वाक्य, समुच्चय बोधक वाक्य। कंजक्शन का मतलब होता है समुच्चय बोधक जो शब्द होते हैं अगर उससे जोड़ा जाए तो उसको बोलते हैं संयुक्त वाक्य। तो यहाँ पे जो है दो सरल वाक्य है, तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूँगा, दो सरल वाक्य है और उसको जो है वो क्या समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा गया है, समुच्चय बोधक शब्द से जोड़ा गया है जो कि यहाँ पे और है, तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था। मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन से वाक्य का प्रकार है ये। तो ऑप्शन में देखिए बी नंबर में लिखा हुआ है, यहाँ पे मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य में क्या होता है कि एक तो सरल वाक्य होता है और दूसरा जो होता है आश्रित वाक्य होता है। तो मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया, ये आश्रित है और ये जो है वो क्या है, आश्रित नहीं है। ये जो है सरल वाक्य है और इस पर ये आश्रित है, इसलिए यहाँ पे देखेंगे ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। चलिए अब हम जो है वो खंड गा में पहुंच गए हैं, खंड गा में पहुंच गए हैं और खंड गा में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड होंगे, पाठ्य पुस्तक से संबंधित होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। पहले इसका निर्देश पढ़ लेते हैं। लिखा है निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे पैसेज में, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जीवनी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के
मौके ढूंढती है। दुखी हो गए 15 दिन बाद फिर भी उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। चलिए, हम गद्यांश को जो है वो शुरू से अंत तक पढ़ लिए। अब देखते हैं इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न हैं। एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे। चलिए, प्रश्न को देखते हैं एक एक करके क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ गद्यांश में लेखक को किस बात का दुख हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे गद्यांश में जो लेखक को है वो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति उनकी निष्ठा, ये जो है उसके लिए दुख हो रहा है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन जो है वो 22 नंबर 22 नंबर है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। गद्यांश में लेखक यह विचार सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा का क्या अर्थ है। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में ही लिखा हुआ है, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी, इस बात को बता रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है फिर से पैसेज लिखा हुआ है और पैसेज से संबंधित प्रश्न होंगे। चलिए पैसेज को फिर से पढ़ते हैं। यहाँ पे गद्यांश को लिखा हुआ है, बेटे की क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, क्योंकि जो ही श्रद्धा की अवधि पूरी हो गई, पोतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पोतोहू रोकर कहती मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। चलिए गद्यांश को पूरा पढ़ लिए। अब देखते हैं इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न हैं। चलिए आते हैं, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। यहाँ पे 23 नंबर लिखा हुआ है, क्या भगत का निर्णय क्या था। तो यहाँ पे देखेंगे 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, पतोहू की दूसरी शादी करने का ये निर्णय था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्या लिखा हुआ है, पतोहू ने क्या कहा था जब भगत ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा। तो यहाँ पे देखेंगे 24 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी। यही जो है उसकी पतोहू ने कहा था, परंतु भगत ने फिर भी यह बात नहीं माना। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो पद्यांश से रिलेटेड है, पद्यांश से संबंधित है। लिखा हुआ निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। देखिए यहाँ पे प्रश्न लिखा है, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार महिदेवन दिही, सहस बाहुभुज छेद निहारा, परशु बिलोकु महीप कुमारा, मातु पितही जनी सोच बस करसी, मसीही किशोर गर्भन के अवरक दलन परशु मोर अति घोर। है ना। आप एक एक करके जो लाइन को है ध्यान से पढ़िएगा, धीरे धीरे पढ़ने से क्या होगा उसका अर्थ भी पता चलेगा। अब जो है उसका आंसर देने में आसानी होगी। चलिए इसीलिए हम भी धीरे धीरे पढ़ रहे थे यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखेंगे
कि एक एक प्रश्न जो है 25 नंबर से स्टार्ट है क्वेश्चन इसका। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। गर्वन के अबरक दलन में अबरक का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे देखेंगे अरवक, यहाँ पे देखेंगे अरवक का क्या अर्थ है। अबरक नहीं, अरवक है ना। अरवक का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में ही लिखा हुआ है। इसका मतलब जो होता है, इसका मीनिंग जो होता है बच्चा होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, महीप कुमार किसे कहा गया है? तो महीप कुमार जो है यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे सी में ही लिखा हुआ है, लक्ष्मण को कहा गया है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है विपुल बार महिदेवन दिही में महिदेव किसका संदर्भ है? तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, महादेव शिव इसका यहाँ पे संदर्भ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, परशु बिलोकु महीप कुमारा में परशु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो परशु जो है यहाँ पे एक युद्ध अस्त्र के लिए प्रयोग हुआ है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, गंतोक का क्या अर्थ है? तो गंतोक का जो अर्थ है वो पहाड़ है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है लिखा है, जितेन नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? तो जितेन नार्गे की जीप में यहाँ पे देखेंगे दलाई लामा की तस्वीर लगी हुई थी। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त, अब जो है यहाँ पे खंड खा लिखा हुआ है और खंड खा से जो संबंधित प्रश्न है यहाँ पे वर्णात्मक प्रश्न जो है खंड खा से संबंधित है। और यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वो लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो बाकी जो है इसका जो आगे वाला वीडियो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। इसके जो आगे का प्रश्न है उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊँगा। फिलहाल मैं इतना ही में जो है वो वीडियो को अभी ख़त्म करता हूँ। अभी देखिए, आप जो है अगर आप डेली मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो हम जो है वो डेली 4-5 वीडियो अपलोड कर रहे हैं। कभी कभी 4-5 से भी ज़्यादा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और वो जो है प्रत्येक सीरीज में जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम इंक्लूड कर रहे हैं। बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आते हैं। और आगे भी देखिए एक से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो है आपके परीक्षा में 100% जो है वो मार्क्स दिलाने का काम करेगा। वैसे वैसे प्रश्नों को मैं छाट के ले आ रहा हूँ। और जो है क्लास 10 के लिए मैं स्पेशल और भी जो है सीरीज चलाऊँगा जिसमें 100% क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में मैं टैली करवा दूँगा। इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और उसका लाभ लेते रहें। बाकी जो है आपका जो फ़र्ज़ बनता है कि चैनल के वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। चलिए अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। फ़िलहाल के लिए धन्यवाद, थैंक यू।